फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए हिंदी नॉलेज एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को और थोड़ा दिखाइए यार सपोर्ट। यार कुछ सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं हम लोगों को, क्या मोटिवेशन मिलेगी ऐसे में। आप लोग सपोर्ट दिखाइए, हमें भी मोटिवेशन मिली है, ठीक है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है द बैरन लैंड। हमें दिखाया जाता है लोअर रेलम की 8 रीजन्स को हमेशा एक प्रिजन जैसा बैरन लैंड माना जाता था, लेकिन सी हाउ जैसे ही आगे बढ़ता है उसका बॉडी अचानक टेंस हो जाता है। ये सिर्फ कोई पुराने खंडहर नहीं थे, ये जगह परफेक्ट कंडीशन में थी। सी हाउ समझ जाता है ये एक असली लाइफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन है। सी हाउ अपने मन में एक बात क्लियर करता है, ऐसी जगह पर कोई नॉर्मल एग्जिस्टेंस रह ही नहीं सकता। यहाँ तो सिर्फ टैबू लेवल की एंशिएंट बीइंग ही रह सकते हैं। उसे याद आता है क्रूसिफिक्स यिंग यांग अर्थ, लेकिन वो जगह पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये वाली जगह बिल्कुल अलग थी, जिंदा, शांत और खतरनाक। र्यूमर्स के हिसाब से जो भी लाइफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन में एंटर करता था वहाँ से वापस नहीं आ सकता था, कभी नहीं, चाहे कितना भी हेवन डिफाइंग जीनियस क्यों ना हो। सी हाउ हल्का से बिटर स्माइल करता है। इतना मुश्किल से अपर रिलम से नीचे आया और आकर सीधे रेस्ट्रिक्टेड रीजन के सामने आ गया। उसके आगे रेस्ट्रिक्टेड रीजन, उसके पीछे स्टोन स्टेयर्स जो 3000 प्रोविंस तक जाती थी। सी हाउ मुड़ कर पीछे देखता है और वहीं पर उसका फेस स्टिफ हो जाता है। स्टोन स्टेयर्स गायब हो चुकी थी, वॉइड बिल्कुल खाली था, न कोई पाथ न कोई गेट। सी हाउ समझ जाता है अब वापस जाने का ऑप्शन खत्म हो चुका है। शाम जैसे माहौल था, न पूरी रोशनी थी न पूरी तरीके से डार्कनेस। आसमान में हल्का सा ब्लड कलर भरा हुआ था। सी हाउ धीरे से आगे बढ़ता है। अब चॉइस नहीं थी, वो अपनी स्लीव्स से गोल्डन लाइट रिलीज करता है। उसी मोमेंट को गोल्डन लायन बाहर आता है। गोल्डन लायन सराउंड्स को देखता है और शॉक्ड वॉइस में कहता है ये लोअर रेलम है। उसे हवा में एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल फ्रेगनेंस फील महसूस होती है, ऐसी खुशबू जो बॉडी के पोर्स तक को रिलैक्स कर दे। ये नॉर्मल डिवाइन मेडिसिन नहीं हो सकती। सी हाउ बिना टाइम वेस्ट किए गोल्डन लायन के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि आगे चले। गोल्डन लायन के सामने जैसे ही एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट दिखता है वो ऑलमोस्ट चिल्लाता है। गोल्डन लायन कहता है ये लाइफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन है, यहाँ एंट्री मतलब डेथ। सी हाउ इसका फोर इग्नोर करता है। उसकी नज़र मॉन्यूमेंट पर लिखे 2 स्ट्रेंज सिंबल्स पर टिक जाती है। नॉर्मल स्क्रिप्ट नहीं थी, लगता था जैसे किसी एंशिएंट बीइंग ने अपना खुद का लैंग्वेज बनाया हो। सी हाउ कामली बोलता है मैं सिर्फ सी हाउ हूँ, सिर्फ अपने घर वापस जा रहा हूँ। अगर डिस्टर्ब हुआ तो क्षमा करना मुझे। जैसे ही ये वर्ड्स निकलते हैं पूरा रेस्ट्रिक्टेड रीजन में ह्यूज चेंज होता है। मेडिसिनल फील्ड चमक उठते हैं, पुराने हब्स खुद मूव करने लगते हैं जैसे जिंदा हो। आसमान की तरफ मैसिव लाइट्स पिलर्स उठते हैं। ये लाइट इतनी स्ट्रांग होती है कि आसमान आसपास के एरिया और ज़्यादा डार्क लगने लगता है, जैसे डीप नाइट में लैंप्स जल गए हों। फिर एक कोल्ड और इमोशनल लेस वॉइस आती है। वॉइस कहता है रेस्ट्रिक्टेड रीजन की शांति किसने डिस्टर्ब की। सी हाउ की स्पाइन में ठंडी की लहर दौड़ जाती है। वो रिस्पेक्ट के साथ रिप्लाई करता है और क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ पैसेज चाहता है। उस वॉइस का जवाब आता है जो भी यहाँ एंटर करता है उसकी डेथ फिक्स्ड है, रूल्स नहीं बदलेगा। सी हाउ के अंदर गुस्सा उठता है, उसने कुछ किया भी नहीं और यहाँ सीधे डेथ सेंटेंस। वो पूछता है डिवाइन मॉन्यूमेंट कहाँ है। मैंने तो कोई रूल नहीं तोड़ा। कुछ पल की साइलेंस के बाद रेस्ट्रिक्टेड रीजन के अंदर से एक गहरी सिफ आती है। फिर जमीन के टूटे हुए पत्थर रिवर्स होते हैं, वापस जुड़ने लगते हैं। सी हाउ क्लियरली महसूस करता है ये टाइम रिवर्सल जैसा इफेक्ट था। एक एंशिएंट डिवाइन मॉन्यूमेंट फिर से उसके सामने खड़ा होता है। वॉइस कहती है मॉन्यूमेंट गिर चुका था पर रूल्स अब भी वैलिड हैं। फिर बात बदलती है, तुम्हारे साथ जो लोग हैं वो इनोसेंट है, उन्हें जाने दिया जा सकता है। सी हाउ तुरंत डिसीजन लेता है। उसकी बॉडी से वॉरशिप बाहर निकलती है और नॉर्मल साइज में आ जाती है। सी जिलिंग, किन येनिंग और बच्चे बाहर आते हैं। किन येनिंग पूछती है क्या हम लोअर रेलम आ गए। सी हाउ कामली बोलता है हाँ, आप लोग अभी स्टोन कंट्री चले जाओ, मैं बाद में आऊँगा। वो सच नहीं बताता क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को वरी नहीं कर देना चाहता। रेस्ट्रिक्टेड रीजन के अंदर एक सिल्वर कलर पाथ ओपन होता है जो बाहर की दुनिया तक जाता है। सी हाउ स्ट्रिक्ट वॉइस में कहता है रुको मत, सीधे स्टोन विलेज जाना। वॉरशिप उस सिल्वर पाथ से निकल जाती है और आंख झपकते ही गायब हो जाती है। गोल्डन लायन अब सी हाउ को देखता है, उसकी आंखों में रिग्रेट और फियर दोनों होते हैं। तभी एक दूसरी आवाज़ गूंजती है, पहले से ज़्यादा जेंटल लेकिन और ज़्यादा डीप। जेंटल वॉइस कहती है
तुम्हारी किलिंग इंटेंट अभी भी ज़्यादा है, ये तुम्हारे दाव के लिए अच्छा नहीं। सी हाउ समझ जाता है पहली आवाज़ सिर्फ असिस्टेंट थी, असली मास्टर अब बोल रहा है। गोल्डन लायन की बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाती है। जेंटल वॉइस आगे कहती है, तुम 3000 प्रोविंस से आए हो और वो पाथ पार कर लिया। फिर फाइनल लाइन आती है, फॉर्मेशन हटाओ, इस बच्चे को मेरे पास लाओ। अंडरस्टैंड। जैसे ही असिस्टेंट ये कहता है, उसी मोमेंट पर जो हेवन रीचिंग लाइट पिलर्स आसमान तक जा रही थी, वो सब धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जमा होती जाती हैं, समा जाती हैं। जहाँ जहाँ ये लाइट ज़मीन के अंदर जाती, वहाँ सरफेस रंबल होती, ज़मीन में क्रैक्स पड़ जाते, जैसे नीचे कोई बहुत बड़ी चीज़ छुपी हो। गोल्डन लायन की आंखें फैल जाती हैं, उसकी पूरी बॉडी ठंड से कांप जाती है। उसने ज़मीन के नीचे झांक कर देखा और जो उसे देखा उसकी सांसें अटक जाती हैं। नीचे दफन था इमोर्टल दाव का ट्रू बोन्स, अधूरे डैमेज टूटे हुए। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर था, इस लेवल के बींग भी यहाँ आकर मरे गए थे। गोल्डन लायन के मन में सिर्फ एक ही थॉट आता है, यहाँ एंट्री का मतलब सिर्फ डेथ है। थोड़ी देर बाद दूर के छोटे छोटे पहाड़ों से एक ग्रीन वुडन ब्रिज निकल कर आता है। दिखने में वो स्टोन आर्च ब्रिज जैसा लगता है, लेकिन वो प्योर डिवाइन वुड से बना होता है। ब्रिज पर ब्रांचेस निकली हुई हैं, उन पर जेड जैसे ग्रीन लीव्स चमक रहे होते हैं। पूरे ब्रिज से स्ट्रॉन्ग लाइफ ऑरा निकल रहा होता है। सी हाउ समझ जाता है ये कोई नॉर्मल वुड नहीं है। सी हाउ धीरे से कहता है, ये एक ऐसा इंसेंट ट्री था जो इमोर्टलिटी तक पहुंच चुका था और उसे मारकर ब्रिज के रूप में रिफाइन कर दिया गया। ब्रिज के आगे का एरिया बहुत लव था, ग्रीनरी से सब भरा हुआ, और ब्रिज सीधे मेडिसिन फील्ड के ऊपर से जा रहा था। सी हाउ को क्लियर लगता है, अगर वो ब्रिज के बिना आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो फॉर्मेशन तुरंत एक्टिवेट हो जाती और चाहे गॉड हो या बुद्धा, सब वहीं ख़त्म हो जाते। ब्रिज क्रॉस करने के बाद वो छोटे पहाड़ों के बीच उतरता है और यहाँ ग्रास सॉफ्ट थी, वहाँ फ्लैश है, जैसे कोई सेंगरी ला हो। मतलब ठीक है, मतलब समझ जाना यार, अभी बस ऐसे ही जा रहा है फ्लो में, तो जाने देते हैं स्टोरी लाइन को। ठीक है, अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस बातें चीज़ें हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ। आसमान थोड़ा ब्राइट है, लेकिन फिर भी एक मिस्टी लेयर छाई हुई है। ये दुनिया बिना प्रॉपर दिन के लग रही थी। थोड़ी दूर पर हर पहाड़ पर एंशिएंट पैलेसेस बने हुए थे, कहीं सिल्वर, कहीं गोल्ड के, कहीं ब्रॉन्ज के। इन पैलेसेस से इतनी टेरिफाइंग ऑरा निकल रही थी कि सिर्फ दूर से देखने पर ही माइंड कोलैप्स होने लगता है। गोल्डन लायन जैसे ही एक सिल्वर पैलेस को थोड़ा ध्यान से देखता है, उसके साथ डायरेक्टली हेवनली ट्रेवल्यूशन जैसा इफेक्ट होता है। उसकी मुंह से ब्लड निकल जाती है, बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। असिस्टेंट ठंडी आवाज़ में कहता है, इधर उधर मत देखो, ये जगह तुम जैसे लोगों के देखने लायक नहीं है। सियाहू और गोल्डन लायन दोनों अलर्ट हो जाते हैं। उनके सामने पहाड़ों के बीच एक फ्लैट जगह पर सिंपल टैचेस कोटेगेट्स बने हुए होते हैं, न पैलेस जैसी भव्य, न कोई शो ऑफ, लेकिन फिर भी उनसे एक अलूफ और डिटैच्ड फीलिंग आती है। तभी जेंटल वॉइस दोबारा आती है, जो असली मास्टर की थी। वो कहता है, उस बात को सरवाइव करना ही काफ़ी है, उन्हें जिंदा रहने दिया जा सकता है। असिस्टेंट रिस्पेक्टफुली जवाब देता है, अंडरस्टैंड। सी हाउ के अंदर से एक हल्का प्रेशर कम होता है। असिस्टेंट फिर बोलता है, अगर तुम लॉर्ड से मिलना चाहते हो तो तुम्हें पहले इस लेक को क्रॉस करना होगा। ग्राफ के आगे एक छोटा सा लेक होता है, सफराइन जैसा चमकता हुआ। सिंह गोल्डन लायन से अलग हो जाता है। वो यहाँ किसी बीस्ट पर राइड करने की हिम्मत नहीं करता। गोल्डन लायन लेक के पास रुक जाता है। उसे क्लियरली फील होता है ये लेक उसकी लिमिट के बाहर है। सिंह लेक पर पैर रखता है, तुरंत सरफेस पर रिपल्स बनते हैं और उससे ऐसा लगता है जैसे वो कॉस्मोस के ऊपर चल रहा हो। हर स्टेप के साथ स्टार्स जैसे वेव्स फैल जाती है। गोल्डन लायन पीछे से कांप जाता है, उसे भयानक पावर फ्लक्चुएशंस महसूस होती है। वो भी एक क्लॉ आगे बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही क्लॉ लेग को टच करता है, उसका फ्लेश गलने लगता है, उसकी स्किन और फर गिर जाते हैं, सिर्फ गोल्डन बोन्स रह जाते हैं। ये इंजरी हील ही नहीं होती। गोल्डन लायन शॉक में पीछे हट जाता है। आगे देखता तो सी हाउ अभी भी चल रहा होता है। 10 मीटर के बाद सी हाउ की लेग्स और फ्लेश भी गलने लगते हैं, बोन्स दिखने लगते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। अब लेक नहीं लगता, वो एक स्टार फील्ड यूनिवर्स बन चुका होता है। ग्रेट दाव को ऑरा फैल रहा होता है, जैसे लाइफ और डेथ दोनों एक साथ चल रहे हों। सी हाउ के काव्स फिर टाइट्स, फिर वेस्ट तक फ्लेश निकल जाता है।
विंड, थंडर और नेचुरल लॉस एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। पूरा लेक जैसे एक नई यूनिवर्स क्रिएट कर रहा हो, ऐसा सीन बनता है। आखिरकार सी हाउस सिर्फ एक गोल्डन स्केलेटन बन जाता है। ये गोल्डन लायन को लगता है ये तो नहीं खत्म हो गया, मर तो नहीं गया ये, लेकिन तभी लेक का इफेक्ट रिवर्स होता है। स्टार्स दोबारा वाटर बन जाते हैं। सीहाव की बॉडी धीरे धीरे रिस्टोर होने लगती है, पहले जैसे। हेड, फिर चेस्ट, फिर पूरी बॉडी। आखिरकार वो लेक से बाहर निकल आता है। उसकी बॉडी पहले से भी ज़्यादा लाइफ रिच लग रही होती है। बैटल आर्मर नेचुरली फॉर्म हो जाता है। तभी टैज्ड कॉटेज के सामने एक रिफाइंड आदमी बोलता है, कॉस्मोस लेक, लाइफ एंड डेथ लेक, सिर्फ हेवन वॉर्पिंग टैलेंट्स ही इसे पार कर सकते हैं। सीहाव उस आदमी को देखता है और अंदर से हिल जाता है। वो बहुत यंग दिखता है, वाइट क्लोथ्स, काम स्माइल, लेकिन आंखों में एंडलेस टाइम छुपा होता है। वो कहता है, अब तुम इस जगह के लायक हो, आओ बैठे। सीहाव समझ जाता है यही इस रेस्ट्रिक्टेड रीजन का लॉर्ड है। हमें दिखाया जाता है रेस्ट्रिक्टेड लैंड का लॉर्ड सीहाव के सामने शांत बैठा होता है। उसके हाथ में एक टी कप होता है। यहाँ एक ऐसा सवाल उठता है जो सीहाव के लिए भी शॉकिंग है। क्या एक रेस्ट्रिक्टेड रीजन का लॉर्ड खुद टी लीव्स उगाता है? सीहाव अपने सर नीचे झुकाकर कप के अंदर देखता है। कप के अंदर जो टी लीव्स हैं वो नॉर्मल नहीं लगते, वो ब्राइट रेड है। उसने एक तेज चमक निकल रही थी। ऐसा लगता है जैसे वो हिल रही हो, मूव कर रही हो। स्कारलेट मल्टी कलर लाइट उनके अराउंड घूम रही हो और ऐसा फील होता है जैसे हवा में हल्की मूवमेंट हो रही हो, बिल्कुल फिनिक्स के पंखों जैसे। सीहाव के मन में सोच उठती है, ये टी लीव्स जिंदा जैसे लग रहे हैं। सीहाव मन में कहता है हल्की सी सिफ के साथ, मैं सच में ये नहीं जानता ये कौन सी टी लीव्स हैं, शायद इमॉर्टल डोमेन में भी रेयर होती। कब से एक स्वीट फ्रेगनेंस निकलती है। ये फ्रेगनेंस इतनी पावरफुल होती है कि सिर्फ एक सांस लेने से ही बॉडी और माइंड दोनों फ्रेश हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई रेयर ग्रेट मेडिसिन हो। दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये चीज़ सीहाव के लिए भी शॉकिंग की बात थी। तब वाइट क्लोथ मैन मुस्कुराता है। वाइट क्लोथ मैन कहता है, इमॉर्टल डोमेन बहुत वास्ट है, वहाँ एंशिएंट टी ट्रीज की कमी नहीं। द कॉम्प्रिहेंशन टी जैसे ट्रीज भी मिलते हैं, पर ये मैंने सिर्फ एक ऑर्डिनरी बीटर टी ट्री से लीव्स ली हैं। साल में बस थोड़ा सा पानी देता हूँ। सीहाव एक पल के लिए ब्लैंक हो जाता है। ऑर्डिनरी टी, उसे तुरंत समझ आ जाता है टी की वैल्यू लीव्स में नहीं, उगाने वाले में है। जो चीज़ एक ट्रू इमॉर्टल के हाथ से ग्रो होती है वो ऑर्डिनरी रह ही नहीं सकती। सीहाव फिर से चुप होकर देखता है। अब टी शांत हो चुकी थी होती है। लीव्स धीरे धीरे सेटल हो रहे होते हैं। ब्यूटीफुल लगती है पर पहले जैसे मिस्टीरियस नहीं। सीहाव एक सिप लेता है। जैसे ही टी मुंह में जाती है एक बहुत तेज बीटर टेस्ट फैल जाता है। जुबान बिल्कुल नम हो जाती है। एक बिटरनेस नॉर्मल नहीं थी, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जब बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। सीहाव इंस्टेंटली ठंडी सांस लेता है। अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता तो शायद बिटरनेस उसकी जान ले लेती। ये टी लीव्स में नेचुरल लॉ ऑफ फोर्स होती हैं, इसीलिए ऐसा इफेक्ट होता है। वाइट क्लोथ मैन पूछता है, कैसा लगा? सीहाव सीधा कहता है, बीटर। वाइट क्लोथ मैन पूछता है, और? सीहाव ऑलमोस्ट कप फेंकना चाहता है। उसे स्वीटनेस बिल्कुल फील नहीं होती। तब अचानक बिटरनेस खत्म हो जाती है। उस जगह एस्ट्रिगनेट और सोर फीलिंग आती है। ये फीलिंग सिर्फ जुबान तक नहीं रहती बल्कि धीरे धीरे सोल तक पहुंच जाती है। पूरी बॉडी थोड़ा स्टिफ हो जाती है। सीहाव बोल पड़ता है, बहुत ज़्यादा एस्ट्रिगेंट है, ये टी एंजॉय करने के लिए नहीं, ये सफरिंग जैसा लगता है। पर सीहाव जानता है ये रेस्ट्रिक्टेड रीजन का लॉर्ड है, डिसरिस्पेक्ट करना ऑप्शन नहीं है। वाइट कलर्ड क्लोथ मैन कहता है, इस टी को पहले सिर्फ 9 लोगों ने पिया है। नॉर्मल लोग एक बूंद भी नहीं पी सकते। उनके पास इतनी फॉर्च्यून नहीं होती। सीहाव मन में सोचता है, फिर भी पूछता है। सीहाव पूछता है, वो कौन थे? वाइट क्लोथ मैन मुस्कुराता है, पहला मैं खुद। वो बिल्कुल यंग लगता है, दांत चमक रहे होते हैं जैसे कोई नॉर्मल हैंडसम यूथ हो। वाइट क्लोथ मैन आगे कहता है, बाकी सब अलग अलग टाइम के यंगस्टर्स थे, हर जनरेशन के प्राइड्स ऑफ हेवन, इमॉर्टल एंशिएंट ग्रेट एरा के स्टार्ट से एंड तक आते यूथ। वाइट क्लोथ मैन अफसोस के साथ कहता है, अफसोस सब मर गए।
सी हाउ बिल्कुल स्टन हो जाता है। सी हाउ पूछता है कैसे। व्हाइट क्लॉथ मैन कामली कहता है इस टी को पीने के बाद उन्होंने एक पाथ चुना और उसी पाथ पर सब खत्म हो गए। उसकी आंखों में कॉस्मोस के सीन्स रिफ्लेक्ट होते हैं, स्टार्स टूट रहे होते हैं, स्पेस फट रही होती है। ये उसकी पावर का नेचुरल ओवरफ्लो है, कोई अटैक नहीं। फिर उसकी आंखों में पहला फिगर दिखता है। व्हाइट क्लॉथ मैन एक्सप्लेन करता है इसका नाम आओ गूथ प्राइमल कयोस क्लैन से इमॉर्टल एंशिएंट के स्टार्ट में आया। अपनी जनरेशन का सबसे टैलेंटेड कभी नहीं हारा। वो एक बॉडी कल्टिवेटर था, आयरन टावर जैसा स्ट्रॉन्ग। व्हाइट क्लॉथ मैन कहता है मैंने इसे ड्रैगन वेस्लिंग हेवनली आर्ट सिखाया। इमॉर्टल बनने के बाद अवगु ने वार्निंग इग्नोर की और कभी वापस नहीं आया। फिर दूसरा फिगर जिन जिंग गोल्डन क्रो क्लैन से। व्हाइट क्लॉथ मैन के चेहरे पर रिग्रेट आ जाता है। व्हाइट क्लॉथ मैन कहता है मुझे लगा ये मुझसे भी आगे निकलेगी लेकिन ये भी मर गए। फिर रूओ फेंग आता है जिससे इमॉर्टल स्लॉटर टेक्निक मिलती है, हर एक अलग अलग टेक्निक। ये लॉर्ड खुद एक वर्किंग ट्रेजर है। आखिर में एक औरत आती है ग्रीन मून के साथ। व्हाइट क्लॉथ मैन कहता है इसका नाम किंग यू है, ह्यूमर रेस से। सी हाउ शॉक में बोलता है फेरी किंग यू। ओल्ड मैन कहता है बहुत लोग उसे मतलब व्हाइट क्लॉथ मैन कहता है बिल्कुल, बहुत लोग उसे फेरी किंग के नाम से भी जानते हैं। उस औरत का अपीयरेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उसकी खूबसूरती आम लेवल की नहीं थी। उसके पीछे एक ब्लू मून चमक रहा था जो पूरे एरिया को रोशन कर रहा था। वो ऐसी लग रही थी जैसे क्रिएशन की गॉडेस हो जो आसमान के नीचे सब कुछ ऊपर से देख रही हो। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बताया जाता है सब चीज़ ठीक है। फेरी किंग यूई का ड्यूमिनियर बहुत जेंटल था। वो प्योर और होली लगती थी। ये वही रूप था, व्यवहार था जो उसका जिंदा होते वक्त रहा होगा। रेस्ट्रिक्टेड रीजन के लॉर्ड के सामने खड़े होते हुए भी वो बिल्कुल शांत थी। व्हाइट क्लॉथ मैन मुस्कुराता है और कहता है वो दिखने में शांत थी पर अंदर से बहुत ज़्यादा प्राइडफुल। फिर उसकी आंखें धीमी हो जाती हैं। वो कहता है वो भी मर गई, इमॉर्टल एंशिएंट के लास्ट फेस में गिर गई। सी हाउ का दिमाग ऊपर नीचे होने लगता है। वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। बाकी लोगों के बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था पर इस लास्ट पर्सन के बारे में वो कैसे अनजान रह सकता था। फेरी किन्यू, इसका नाम इमॉर्टल एंशिएंट एरा में गूंजता था। सी हाउ को याद आता है ग्रीन मून का सीड। ये वही सीड था जो किन्यी को मिला था। वो फ्लेम और सिंबल्स अब किन्यी का हिस्सा बन चुके थे। कुछ लोग तो पहले से ही शक करते थे कि फेरी किन यूए और किन्यी के बीच कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है, शायद रिनकार्नेशन या कुछ और क्लियर नहीं था। सी हाउ शॉक में पूछता है वो आपकी डिसाइपल थी। व्हाइट क्लॉथ मैन शांत स्वर में कहता है इस तरह कह सकते हो, मैंने उसे एक ग्रेट मेथड पास डाउन किया था। सिंह बिल्कुल चुप हो जाता है। ये आदमी कितना पावरफुल था। 8 लोग और हर एक हेवन सीकिंग एग्जिस्टेंट फेरी किन यू को देख कर ही समझ आ जाता है कि बाकी सब भी किस लेवल पर रहे होंगे। ये रेस्ट्रिक्टेड रीजन का लॉर्ड और भी ज़्यादा मिस्टीरियस लगने लगता है। उसके वर्ड्स से क्लियर था इमॉर्टल एंशिएंट एरा का सबसे स्टार्ट से ही वो डिसाइपल्स ले रहा था। आउगू प्राइमल क्योस क्लैन का इमॉर्टल एंशिएंट का बिल्कुल शुरुआत में पैदा हुआ था। इसका मतलब ये लॉर्ड कितनी लंबी जिंदगी जी चुका है इसका अंदाज़ा भी मुश्किल है। वाइट कलर्ड मैन धीरे से सिर्फ लेता है वो सब मर गए कहता है। हल्की सी हवा चलती है, उसके वाइट कपड़े हिलते हैं। सीन में एक ब्रेक सा फील आ जाता है। सी हाउ संभल कर पूछता है मैंने भी ये टी पी। फिर उसका सवाल सीधा था जो भी इस टी को पीता है वो मर गया था। ये चीज़ नॉर्मल नहीं थी। रेस्ट्रिक्टेड रीजन का लॉर्ड कहता है तुम 10वें हो। मैंने पूरे एक ग्रेट एरा वेट किया, आज जाकर तुमसे मिला हूँ। सी हाउ को सर दर्द करने लगता है। सी हाउ कहता है मुझे उनके साथ ग्रेव में नहीं जाना। वाइट क्लॉथ मैन सर हिलाकर कहता है मैं तुम्हें उस बात पर चलने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। मैं तो पहले से ही उन्हें मना करता था पर वो सब बहुत जल्दी चले गए और मर गए। वो अपनी कल्टीवेशन के पीक पर पहुंच चुके थे, आगे ब्रेक नहीं कर हो पा रहे थे, इसलिए जानते हुए भी कि फेल होंगे वो फिर भी आगे बढ़े। व्हाइट क्लॉथ मैन सिर्फ करता है और कहता है वो मुझे अपना मास्टर मानते थे इसलिए मेरे बदले लड़ना चाहते थे। सी हाउ कन्फ्यूज हो जाता है क्या इस लॉर्ड का कोई इतना बड़ा एनिमी थे, और अगर थे तो वो खुद क्यों नहीं गया। तब व्हाइट क्लॉथ मैन हाथ आगे करता है
स्पेस में एक मैसिव चेंज होता है। आसमान और ज़मीन ऐसे लगते हैं जैसे अलग हो जाते हों। यूनिवर्स फट जाता है। फिर धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। एक सीन सामने आता है। सीहा शौक में बोलता है, ये जगह, वो इस जगह पर पहले आ चुका था। वाइट स्प्लिट होता है और एक पास्ट मेमोरी सामने आती है। एक डैम दिखता है, बहुत पुराना। उसके पीछे से वेव्स की तेज आवाज़ आ रही होती है। आसमान धुंधला है, हर तरफ घना मिस्ट है। डैम पर एक बॉडी पड़ी होती है, ब्लड से कवर्ड, इमोर्टल दाव ऑरा के साथ। दूर दूर तक और भी अनडाइंग लेवल कॉप्सेस लटके हुए होते हैं। सी हाउ कि इस जगह को पहचान लेता है। लाइटनिंग एबिस से गुजरते हुए यही वो पहले आ चुका था। यही उसने विलो डैटी के ट्रेसेस देखे थे। विलो डैटी भी डैम के पीछे चली गई थी। फुटप्रिंट्स भी थे पुराने अननोन एरा के। ये वही पाथ था, डैम के पीछे का वर्ल्ड। तब सी हाउ कुछ और देखता है। एक फिगर, वाइट क्लोथ्स, बिल्कुल साफ, ट्रांसेंडेंट। वो डैम पर खड़ा होता है और फिर आगे बढ़ते जाता है। ये रेस्ट्रिक्टेड रीजन का लॉर्ड था, उसका पास्ट सेल्फ। टाइम गुजर जाता है। फिर एक दिन डैम के किनारे एक ब्लड कवर्ड पाम चिपक जाता है। वो हाथ मुश्किल से ऊपर चढ़ रहा होता है। धीरे धीरे एक आदमी बाहर आता है, बालों में ब्लड, आंखें डल, बॉडी घावों से भरी हुई। वो गिरता है, उठता है, फिर लड़खड़ाते हुए दूर चला जाता है। ये वही रेस्ट्रिक्टेड रीजन का लॉर्ड था। सीन डिजॉल्व हो जाता है। सी हाउ होश में आता है। वाइट कलर्ड मैन कहता है, इस टी को पीने वाले ज्यादातर लोग डैम पर ही मर गए। सी हाउ पूछता है, उसके पीछे क्या है? वाइट कलर्ड मैन सिर्फ करता है और कहता है, वो भी जानना चाहते थे पर सब गिर गए। फिर सी हाउ वो देखता है फिर वो सी हाउ को देखता है। वाइट क्लोथ मैन कहता है, क्या तुम जाओगे? क्या तुम में हिम्मत है? सी हाउ बिना हेजिटेट किए सर हिला देता है। विलो डैटी वहाँ गई थी, ये रीज़न काफ़ी था। सी हाउ कहता है, मुझे जाना है पर आप मुझे टेक्निक सिखाओ। वाइट क्लोथ मैन कहता है, इस बार नहीं, मैं तुम्हें अपना पाथ खुद बनाना सिखाऊंगा। वो एक जेट देता है। वाइट क्लोथ मैन कहता है, जाओ। सी हाउ मुड़ कर देखता है, सब कुछ गायब, सिर्फ स्कल्स बची होती हैं। सी हाउ का गला कांप जाता है। रेफ्रिजरेटर रीजन का लॉर्ड और उसके दाव चिल्ड्रंस, एक कंप्लीट डेसोलेट एंडिंग हमें दिखाया जाता है। अब यहाँ ना कोई व्हाइट क्लोथ मैन था, न कोई डाउ चिल्ड्रन, न टैचेड कॉटेज, न ग्रैंड मेटल पैलेस, न कॉस्मोस लेक, न स्पिरिचुअल माउंटेन। जो कुछ भी था सी हाउ ने पहले देखा था, सब गायब हो चुके थे। यहाँ सिर्फ खामोशी थी और उस खामोशी के बीच कुछ सूखी हड्डियाँ समय के साथ घिस चुकी थी, ठंडे और बेजान इस सुनसान जगह पे पड़ी हुई। सी हाउ के पूरे शरीर में ठंड सी दौड़ जाती है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अभी जो कुछ भी हुआ वो क्या था? अभी अभी सब कुछ बिल्कुल रियल था, हर चीज़ क्लियर थी, जिंदा थी, इम्पॉसिबल लगने वाली ग्रैंडिट्यूड से भरी हुई। और अब जैसे कोई गहरी नींद से अचानक जाग गया हो। कुछ नहीं, उसकी पीठ में भी ठंड लग रही थी। ये सच में डरावना था। एक बात समझना जरूरी है, सी हाउ कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं था। वो सेल्फ रिलीज रेलम में था। उसकी कल्टीवेशन बहुत गहरी थी। वो इस ग्रेट एरा का रिकॉर्ड तोड़ चुका था, एक लिविंग लेजेंड बन चुका था। फिर भी वो इस तरह के एग्जिस्टेंस से धोखा खा गया। ये ड्रीम इतना रियल था कि सच और झूठ का फर्क मिट गया था। जब ठीक है, जब सी हाउ ने नीचे उस स्नो वाइट डैमेज्ड स्कल को देखा तो वो अनजाने में 2-3 कदम पीछे हट गया। उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट थी जो जा ही नहीं रही थी। अगर उसका अंदाजा सही था तो यह बात बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग थी। एक ग्लोरियस रेस्टिट्यूशन लॉर्ड इस हालत में, जो कभी दुनिया के ऊपर खड़ा था, जिसकी स्ट्रेंथ सब कुछ डोमिनेट कर सकती थी, जो आसमान के नीचे सब पर नज़र रख सकता था। आखिर में वो भी कुछ नहीं बन कर रह गया, मर गया। वो भी अपनी खुद की ज़िंदगी तक नहीं बचा पाया, शरीर धूल बन गया और समय के साथ साथ उसकी पूरी एग्जिस्टेंस ही मिटा दी गई। सिर्फ एक कोई नॉर्मल एग्जिस्टेंस नहीं था, ये रेस्ट्रिक्टेड रीजन का लॉर्ड था। फिर भी आखिर में उसके अपने सारे मेहनत सब कुछ फेल हो गए। सारे मेहनत फेल हो गए। सिर्फ वाइट बोन्स बची हुई थी इस सुनसान और वीरान जमीन पर, जहां बस जनरेशंस की खामोशी थी। ये सीन बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे आम लोग कहते हैं, भूत सपने में आता है और अपनी इच्छा बताता है। जैसे कोई मरा हुआ पर्सन अपनी बाकी रह गई इच्छा को सपने के थ्रू दिखाता है। रेस्ट्रिक्टेड रीजन का लॉर्ड
बेहद पावरफुल था। वो अपनी डेस्टिनी तक बदल सकता था। दुनिया में अनमैच्ड रीजन कर चुका था, अनमैच्ड बन चुका था, मतलब ऐसा था, ठीक है। फिर भी आखिर में वो इस हालत में पहुंच गया था, सिर्फ इस तरफ से ही अपीयर कर पा रहा था। ये सच में थोड़ा दयनीय था। सिंह उस स्नो वाइट स्कल को देख रहा था। उसके लिए ये मानना मुश्किल था कि अब जो बातचीत थी, जो इंटरेक्शन हुआ था, क्या वो सब इसी स्कल ने किया था। तब एक ठंडी हवा चलती है, सूखी हुई सख्त जमीन पर एक गुजरते हुए हवा वो जैसे साउंड निकलती है। ये जगह और भी ज़्यादा ठंडी और बेजान होने लगती है। सिंह फिर से पीछे हटता है। वो स्कल से थोड़ा दूर रहना चाहता था। फिर वो आसपास को केयरफुली देखना शुरू करता है, हर जगह को ऑब्जर्व करता है। कोई भी हिस्टोरिकल ट्रेस, कोई भी क्लू ढूंढने के लिए दूर दूर तक टूटी फूटी हड्डियां थी। कभी यहाँ इमॉर्टल एनर्जी भरी रहती थी। सपने के सीन में ये माउंटेन ज़्यादा बड़ी नहीं लगती थी, लेकिन उसके सामने एक ऐसी ग्रेट द प्रेशर था जो आसमान को भी दबा सकता था। उस पहाड़ पर पहले मेटल पैलेसेस थे। हर एक पैलेस इतना ग्रैंड था कि सिर्फ देखने से ही दिमाग पर प्रेशर पड़ता था, सोल तक पेन फील करती थी। और अब टूटे हुए पहाड़ के अलावा कुछ भी नहीं था। बैंक के साथ सिंह के पांव कुछ कुचले हुए पत्तों से टकरा जाते हैं। हवा चलती है, धूल और राख ऊपर उठती है। इसके बीच मेटल के टुकड़े और बिल्डिंग्स की फाउंडेशन दिखाई देती है। ये मेटल था, कभी यहाँ कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर रहा होगा, पर अब सिर्फ कुछ रिमेनेंट्स बचे हुए थे। सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। यहाँ न कोई अनएजिंग ब्यूटी बची थी, न कोई इम्पेरिशेबल इनहेरिटेंस। सब कुछ एक दिन खत्म हो ही जाता है। रेस्ट्रिक्टेड रीजन का लॉर्ड जैसे सवाल, जैसे पावरफुल एग्जिस्टेंस भी टाइम के साथ एसेस बन गए। सिंह मेडिसिनल फील्ड के पास पहुंचता है। ये जगह अब भी मौजूद थी। डिवाइन अर्थ के रफ आउटलाइन अभी भी दिखता था। कॉप्स रोज अभी भी नजर आ रही थी। सूखी हुई प्लांट्स खड़ी थी। ये अजीब था। मेटल पैलेसेस तक डिस्ट्रॉय हो गए थे, पर यहाँ वाइथर्ड डिवाइन हब्स अभी भी मौजूद थे। मेडिसिनल फील्ड हल्की रोशनी छोड़ रही थी। जैसे ही सी हब पास आता है, वेव्स ऑफ लाइट उठती हैं, और तब सूखी हुई ग्रेट मेडिसिन और रूटेन डिवाइन हब्स एसेस में बदल जाती हैं। सी हब रुक जाता है। वो अभी पास भी नहीं आया था। वो एक गहरी सांस लेता है। ये मेडिसिनल फील्ड सिर्फ अपनी पास्ट मेमोरी के संभाल कर रखे हुआ था, एक पास्ट प्रोजेक्शन की तरह। जो चीज़ खत्म हो चुकी थी वो वापस नहीं आ सकती थी। फिर से हवा आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे गोल्डन लायन दिखता है, बिल्कुल शांत, वही पड़ा हुआ जैसे सो रहा हो। सिंह पास जाकर उसे हल्की सी थपकी देता है। गोल्डन लायन बस सो रहा था, जिंदा था, कोई डेंजर नहीं। तब अचानक गोल्डन लायन आंखें खोलता है। ये क्या हुआ? उसका पूरा शरीर अलर्ट हो जाता है। वो तुरंत पीछे हटता है, सिंह को देखकर सतर्क हो जाता है। ग्राउल, वो धीमी सी ग्राउल करता है। फिर अपने एक क्लॉक में पेन महसूस करता है। उसे याद आता है जैसे ही सिंह कॉस्मिक लेक क्रॉस कर रहा था, तब उसने भी ट्राई किया था, पर उस वक्त उसका क्लॉ नेचुरल लॉस करोड़ हो गया था। फ्लेश निकल गए थे, सिर्फ वाइट बोन्स बची थी। अभी भी उसे वही पेन फील हो रही थी, और सच में उस क्लॉ पर ब्लड लगा हुआ था, और फर, स्किन, फ्लैश सब वापस आ चुके थे, पर पेन की याद बाकी थी। सिंह भी वो ब्लड देख रहा था। वो शॉक हो जाता है। इसका मतलब जो कुछ भी उसने ड्रीम में देखा था वो पूरा झूठ नहीं था। गोल्डन लायन पूछता है, कॉस्मोस लेक कहाँ गया? वो आस पास देखता है और बिल्कुल स्टूपिड हो जाता है। हर चीज गायब थी। न वर्फनडेस, न इमोर्टल एनर्जी। ये जगह एक लैंड ऑफ डेथ बन चुकी थी। गोल्डन लायन जमीन पर झुक कर ड्राइड लेक को खोदने लगता है, पर जैसे ही उसके क्लॉथ सैंड को टच करते हैं, जमीन कांप जाती है। हर ग्रेन इतना हैवी था कि स्टार्स के बराबर लग रहा था। सिंह भी नीचे बैठकर सैंड चेक करता है, और सच में हर एक ग्रेन एक स्टार के बराबर हैवी था। सिंह धीरे से कहता है, ये सच में कॉस्मोस लेक था। ये लेक स्टार से बना था, एक पूरा कॉस्मोस सिर्फ डेकोरेशन के लिए। लॉर्ड ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन की डेथ के साथ ही ये कॉस्मोस भी सूख गया।
सी हाउ फिर स्कल के पास आता है। सिर्फ तीन स्कल्स थी, बिल्कुल वही पोजीशन में जहां पहले वाइट कलर क्लोथ मैन और दाव चिल्ड्रन थे। गोल्डन लायन का पूरे शरीर कांप जाती है। सी हाउ पूछता है कि इन रिमेन्स को ब्यूरी कर दें, पर जैसे ही वो स्नो वाइट स्कल उठाना चाहता है वो हिलता तक नहीं। चाहे वो स्टार्स उठा सकता हो या स्कल नहीं उठा सकता हो, चाहे वो स्टार्स को उठा सकता हो लेकिन स्कल को नहीं उठा पा रहा था, ऐसा था, ठीक है। पर वो जमीन हटाकर नीचे देखता है। स्टोन स्लैब्स, अलग अलग हैंड राइटिंग्स, पहला नाम, दूसरा नाम, ये सब वही नाम थे, ठीक है, रियल था। यहाँ पहले भी लोग आए थे और वो भी तब जब यहाँ सिर्फ स्कल बची हुई थी। टी पॉट, जेड ब्रोकन कप्स सब वहीं थे और टी अभी भी गर्म थी। गोल्डन लायन ने पी और चीख पड़ा, तब सब कुछ वापस आ जाता है। व्हाइट क्लोथ मैन मुस्कुराता है। व्हाइट क्लोथ मैन कहता है, मैंने कहा था ये टी नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। फिर वो गोल्डन लायन को टच करता है, वो तुरंत ठीक हो जाता है। ओल्ड व्हाइट क्लोथ मैन कहता है, अब जाओ, जब दुनिया से अलग हो जाओ वापस आना। सी हाउ जेड पकड़ लेता है, सब कुछ फिर से गायब हो जाता है, सिर्फ आवाज रह जाती है। मेरा शरीर जा चुका है, जो चला गया वो कभी वापस नहीं आता। गोल्डन लायन बिना कुछ पूछे सी हाउ को उठाकर भाग जाता है। ये रेस्ट्रिक्टेड रीजन पीछे छूट जाता है, लाइफ रेस्ट्रिक्टेड रीजन पीछे छूट जाता है। तो चलिए इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।